नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं डेली बेसिस में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी मैराथन क्लास चलती है, जिसमें पहले आपकी जीएस जीके की क्लास चलती है और इसके बाद आपकी मैथ की क्लास चलती है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। आप कहेंगे सर हम आपने हमको पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा दिया है। ये हमारा अध्यापक बैच है, पेड बैच, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरीके से समाप्त किया और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे क्वेश्चन करे थे, है ना। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए थे ये सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कौन सा बच्चों, गांधी जी। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था गांधी जी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने गांधी युग स्टार्ट किया था कल की क्लास में, तीसरी क्लास थी कल। तो कल हम लोगों ने यहां पर गांधी जी स्टार्ट किया था और गांधी जी के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, जैसे माता का नाम, पिता का नाम, साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम बनाए थे, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना करी, जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी। आज इंडियन नेशनल मूवमेंट की बच्चों चौथी क्लास है। तो कौन सी क्लास है बच्चों, ये चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये बताइए ये किसकी फोटो है। हर थंबनेल में कोई ना कोई क्रांतिकारी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो कल की फोटो में क्या था, तो कल शायद थे भगत सिंह, नहीं कल भगत सिंह नहीं थे ना, और कोई थे शायद, है ना। तो ये कौन है भैया, सुखदेव है। ये कौन है, सुखदेव। बाकी जानते हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को, है ना, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत। तो चलिए हम लोग ने यहां तक पढ़ा था, हम लोगों ने बच्चों यहां तक पढ़ा था गांधी जी ने डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना करी। अब बताओ गांधी जी जब भारत आए, है ना, तो गांधी जी को भारत लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। कौन गया था साउथ अफ्रीका जिन्होंने कहा था कि गांधी जी आप भारत चलिए और जब तक भारत में रहेंगे तब तक कुछ समय तक आप क्या करिए, अपना मुंह बंद रखिएगा, आंख और कान खुले रखिएगा। तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप कहेंगे गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, अगर मैं यहां पर कहूं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, आप कहेंगे महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। और महागोविंद रानाडे के कौन थे, तो केशव चंद्र सेन। क्या ये कहानी आपको याद रहेगी, केशव चंद्र सेन। तो अगर हम लोग गुरु परंपरा देखें बच्चों, यदि हम लोग गुरु परंपरा देखें तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महागोविंद रानाडे और महागोविंद रानाडे के गुरु थे केशव चंद्र सेन। तो ये हो जाएगा आपके गुरु परंपरा। ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी गुरु परंपरा। अब यहीं पर आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने, गांधी जी से मिलने, गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका गए थे, मिलने दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए गए और क्या बोले कि कुछ समय तक भारत में कुछ समय तक भारत में मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखिए, कॉमा, कान और आंख खुले रखो, कान और आंख खुले रखो, खुले रखो। तो ये स्टेटमेंट किसका है गांधी जी के लिए, तो ये स्टेटमेंट है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। किसका है बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले जी का। ये बताइए इनमें से किसको हम लोग, किसके बारे में आइंस्टीन ने कहा है, इनमें से किसके बारे में आइंस्टीन ने कहा है कि भविष्य में लोग, भविष्य के युवा इस बात को मानने से इंकार कर देंगे कि ऐसा हार्ड मांस का शरीर लेकर भी कोई पैदा हुआ था। ये स्टेटमेंट आइंस्टीन का है और इस आइंस्टीन ने किसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया बताइए। आइंस्टीन ने कहा था,
आइंस्टीन ने क्या कहा था किसके बारे में? भविष्य में लोग इस बात से इंकार कर देंगे, कर देंगे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ था, ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ था, ऐसा भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ था। बताइए, आइंस्टीन जी ने, बच्चों बात समझ में आ रही है ना? तो आइंस्टीन जी ने कहा, समझ रहे हो ना? आइंस्टीन ने अगर कहा है तो बड़ी बात है, आइंस्टीन ने कहा है तो बड़ी बात है ना? तो आइंस्टीन ने किसके लिए कहा था? आइंस्टीन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में। आइंस्टीन ने कहा था बच्चों महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अब सोचिए, आइंस्टीन जैसा व्यक्ति गांधी जी के बारे में इतनी प्रशंसा कर रहा है, तो हम जैसे तुच्छ लोग इनकी बुराई करने वाले कौन होते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, महागोविंद रानडे जी को क्या कहते हैं भैया? इनको कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महागोविंद रानडे जी को कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका भारत से परमानेंट की अगर बात की जाए तो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब गांधी जी जब भारत आए तो उस समय हुआ क्या, जरा से इसको बात करते हैं। ठीक है, गांधी जी पूरी तरह से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। 9 जनवरी 1915 को लौटे। अब यहां तक बात समझ में आई। अब गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को लौटे तो उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहां दिया? तो इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण BHU में दिया। मैं आपको बताता हूं, बात है 1898 ईस्वी की। 1898 ईस्वी में सबसे पहले एनी बेसेंट जी ने 1898 ईस्वी में सबसे पहले एनी बेसेंट जी ने क्या किया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश के बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कहां पर? तो आप कहेंगे बनारस में। क्लियर है? फिर उसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को देखा मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, है ना, उसी परिसर में थोड़ा सा दूर BHU की स्थापना करी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। किसकी स्थापना बच्चों? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। पहली बार गांधी जी अपने अपना भाषण, सार्वजनिक भाषण BHU से ही दिया था। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो उसी लखनऊ अधिवेशन में मिलने के लिए बिहार के चंपारण से किसान राजकुमार शुक्ल आए और किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण की सभी बातें बताई। गांधी जी ने किसान राजकुमार शुक्ल से आश्वासन दिया उनको कि अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो आप हमको बुलाइएगा, मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो फिर किसान राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण में तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाते हैं। चंपारण एग्रेरियन कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल उल हक, इन सब लोगों ने मिलकर क्या बनाई थी भैया? तो आप कह देंगे चंपारण एग्रेरियन कमेटी। मैं एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछना चाहता हूं, देखते हैं कौन बता पाएगा। चंपारण सत्याग्रह का विरोध, यानी गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के विरोध में कौन व्यक्ति खड़ा था? कौन कह रहा था कि गांधी जी तुम वापस जाओ, चंपारण सत्याग्रह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यहां से जाओ। लेकिन गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जीता, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया, नील की खेती को समाप्त किया,
किसानों को उनको 25% मुआवजा दिलाया और चंपारण के लखनसेन गांव में पहला स्कूल भी स्थापित किया। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। बस तुम ही ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, है ना। और वंदना ने देखो दिया है ना, कुमारी रोशनी दिया है। तो जो विद्यार्थी हमारे पुराने हैं वही ये आंसर दे सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। आंसर है एनजी रंगा। तो गांधी जी का विरोध चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन कर रहा था? तो आप कहेंगे एनजी रंगा कर रहे थे। एनजी रंगा, बहुत बढ़िया। तो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश के बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। फिर इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज के परिसर में ही, इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज के परिसर में ही उत्तर प्रदेश के बनारस में इसी की तर्ज पर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पर ही गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। ठीक है। मैंने कल आपसे 2 प्रश्न पूछे थे और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया भी नहीं। बहुत ही बेकार बात है पहली बात तो, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भी नहीं बताते हो। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? गांधी जी का ब्रह्मास्त्र किसे माना जाता है? गांधी जी का ब्रह्मास्त्र। पहली बात तो गांधी जी के 2 प्रमुख हथियार कौन से हैं? पहला प्रश्न। और जब 2 हथियार काम नहीं करते तो गांधी जी का ब्रह्मास्त्र किसे कहते हैं? भैया गांधी जी के पहली बात तो 2 हथियार बताओ जिनका वो यूज हमेशा करते हैं, और जब वो हथियार नहीं चलता तो फिर वो क्या करते हैं? ब्रह्मास्त्र उठाते हैं। तो वो 2 हथियार कौन से हैं? तो वो 2 हथियार हैं बच्चों, सत्य और अहिंसा। वो 2 हथियार कौन है? तो आप कहेंगे वो 2 हथियार है सत्य और अहिंसा। और ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र है भूख हड़ताल। ब्रह्मास्त्र क्या है? भूख हड़ताल। ठीक है। भूख हड़ताल कह सकते हो या फिर उपवास कह सकते हो। उपवास या भूख हड़ताल। पक्की बात? तो बताइए गांधी जी की पहली बार भारत में भूख हड़ताल कौन से सत्याग्रह या कौन से आंदोलन में हुई? बताइए। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल, गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल कौन से सत्याग्रह में की थी? चंपारण में की थी कि खेड़ा सत्याग्रह में की थी, अहमदाबाद में की थी, सविनय अवज्ञा में की थी, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में की थी? तो आप क्या बताएंगे? जल्दी बताओ फटाफट से बताओ। हैं? नहीं पता? हाँ, आंसर आया, बहुत बढ़िया। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। बहुत बढ़िया। तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल जो थी वो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में हुई थी 1918 में। आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी का पहला सत्याग्रह नोट करते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह है भारत में चंपारण सत्याग्रह, और इसके बारे में मैंने आपको बता चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। आप कहेंगे यह बिहार के चंपारण में, बिहार के
चंपारण में, बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति चल रही थी। कौन सी पद्धति चल रही थी बच्चों? तिनकठिया पद्धति चल रही थी। बिहार के चंपारण में क्या चल रही थी? तिनकठिया पद्धति। बच्चों ये तिनकठिया पद्धति क्या है बताओ? ये तिनकठिया पद्धति क्या है कि जबरदस्ती प्रत्येक किसान को, जिनके पास जमीन है, उनको अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने के बाद धान की फसल खराब हो जाती थी और नील का पैसा भी किसानों को नहीं मिलता था और धान की फसल नष्ट हो जाती थी। तो दो काम हो रहे थे। बात समझ आ रही है? तो किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने लखनऊ आए और लखनऊ में पूरी बात बताई और गांधी जी ने कहा कि चलो हम आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी चंपारण पहुंचे कैसे थे? तो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे थे? तो आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल और बृज किशोर प्रसाद। बच्चे कौन? राजकुमार शुक्ल और बृज किशोर प्रसाद के सहयोग से पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे थे। पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते कहां पहुंचे? चंपारण पहुंचे। बात समझ आ रही है? वहीं पर उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर, राजकुमार शुक्ला, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूर उल हक, है ना, इन सब लोगों से हुई। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई। क्या ये बात समझ में आई? हाँ कि ना? तो तिनकठिया पद्धति, तो बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति चल रही थी। तिनकठिया पद्धति का मतलब क्या है कि जमीन के 3/20 भाग पर, जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना, नील की खेती करना, जबरन, है ना, नील की खेती, है ना, जिस कारण धान की फसल नुकसान हो जा रही थी, जिसकी वजह से धान की फसल नष्ट हो रही थी, धान की फसल नष्ट हो रही थी। ठीक है? चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला या राजकुमार शुक्ल, किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की, लखनऊ में मुलाकात की तथा समस्त परेशानियां बताई, तथा समस्त परेशानियां बताई। पक्की बात है? बहुत बढ़िया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया, गांधी जी को आमंत्रित किया, कौमा, बृज किशोर प्रसाद की सहायता से, बृज किशोर प्रसाद की सहायता से गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर से होते हुए कहां पहुंचे भैया? चंपारण पहुंचे, चंपारण पहुंचे। क्या ये कहानी समझ में आई? एक एक बात आपको याद रखनी है, एक एक बात, क्योंकि कौन लेकर आया था? तो बृज किशोर प्रसाद। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है ना? हाँ, तो चंपारण पहुंचे। अब यहां पर इतनी बात आपको बात क्लियर हो गई ना? पक्की बात है? हाँ, बहुत बढ़िया। गांधी जी ने, अब अगला पॉइंट लिख दे, है ना, गांधी जी ने यहां पर चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई, एग्रेरियन कमेटी बनाई। और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी में कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल उल हक, धरणीधर, महादेव देसाई व अन्य लोग।
ठीक है। तो इस चंपारण एग्रीन कमेटी में इतने सारे लोग शामिल हुए, अनुग्रह नारायण सिंह, है ना, अच्छा आप नोट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई। ये बताइए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कैसे जीत गए? कुछ तो रीजन रहा होगा कि अंग्रेजों ने कहा ठीक है नील की खेती हम बंद कर रहे हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा, जल्दी बताओ, कुछ तो रीजन रहा होगा। आप कहेंगे सर सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम लोगों से अच्छी नील सिंथेटिक रूप से, केमिकल रूप से, कृत्रिम रूप से जर्मनी ने बना ली थी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब जर्मनी की नील लोग खरीदना शुरू कर दिए थे और हम लोगों की नील का बोलबाला खत्म हो गया था। तो बस यही कारण था। तो चंपारण सत्याग्रह जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था गांधी जी का? तो कहेंगे जर्मनी का कृत्रिम रूप से नील का निर्माण कर लेना, जर्मनी का कृत्रिम रूप से नील का निर्माण कर लेना, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की जीत का कारण, की जीत का कारण, तो सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है जर्मनी द्वारा, जर्मनी द्वारा कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से अच्छी व सस्ती, अच्छी व सस्ती नील का निर्माण कर लेना, अच्छी व सस्ती नील का निर्माण कर लेना, नील का निर्माण कर लेना। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण के लखनसेन गांव में, लखनसेन गांव में, गांव में के लखनसेन गांव में गांधी जी ने स्कूल स्थापित किया, स्कूल स्थापित किया, स्थापित किया। अब यहां पे नोट करके लिखेंगे क्या? गांधी जी का विरोध प्लस चंपारण सत्याग्रह का विरोध। बच्चों गांधी जी का विरोध और, हाँ, गांधी जी का विरोध और चंपारण सत्याग्रह का विरोध। बेटा पहले नील की खेती बहुत जरूरी होती थी, गांव में लोग अभी भी नील का इस्तेमाल करते हैं। जो सफेद कपड़ा होता है तो सफेद कपड़े में वो बिना नील लगाए, बहुत सारे लोग तो गांव में अभी भी बनियान हो सफेद रंग की या शर्ट हो सफेद रंग की तो वो बिल्कुल सफेद नहीं पहनते हैं, वो उसको एक बार नील से धुलवा ही लेते हैं। और जो अच्छे से नील नहीं कर पाता, तुम देखना कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे से नील नहीं कर पाता है वो नील के धब्बे भी छूट जाते हैं कहीं कहीं पर, ऐसा होता है ना। हाँ ठीक है ना। तो आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, ऐसा था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध, चंपारण सत्याग्रह प्लस सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध, गांधी जी का विरोध कौन कर रहा था? तो सबने उत्तर बता ही दिया था, एनजी रंगा, एनजी रंगा ने किया था, एनजी रंगा ने किया था। अब चंपारण सत्याग्रह जीतने के बाद गांधी जी को महात्मा गांधी कहा गया। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बच्चों? तो चंपारण सत्याग्रह, इस सत्याग्रह को जीतने के बाद, इस सत्याग्रह को जीतने के बाद, जीतने के बाद क्या किया गया भैया? 2 चीजें की गई। पहला, एक थे गांधी जी और एक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का अंत तक साथ दिया था चंपारण सत्याग्रह में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, बदले में गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, गुरुदेव की उपाधि दी। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दी? उपाधि ले और दे दी। क्या ये बात समझ में आई? क्या चंपारण सत्याग्रह आपको समझ में आया बच्चों? है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी महात्मा कब बने? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। गांधी जी महात्मा कब बने? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद बने। पक्की बात है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सारी बात क्लियर है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। एक छोटा सा प्रश्न डालते हैं, एक छोटा सा प्रश्न हम लोग डालते हैं। ये बताइए
बिहार में किसान सम्मेलन बहुत आता है पेपर में, बिहार में किसान सम्मेलन, तो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन सबसे पहला क्वेश्चन है। बिहार में नोट करके लिखेंगे, जितने बच्चे बिहार वाले हैं नोट करके लिखेंगे, ये वाली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिहार में किसान सम्मेलन, बिहार में किसान सम्मेलन, बिहार में किसान सम्मेलन, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, बिहार में 3 किसान सम्मेलन होंगे, बिहार में 3 किसान सम्मेलन होंगे। बिहार में पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को होगा। कब होगा बच्चों? 17 नवंबर 1929 को होगा। कहां पर होगा? बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन दूसरी की बात की जाए तो 29 और 30 अगस्त 1934 को होगा। 29 अगस्त और 30 अगस्त 1934 में होगा। और तीसरा किसान सम्मेलन बिहार में 1935 में होगा, 26-27 नवंबर 1935। 26 से 27 नवंबर 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कि बताइए बिहार में प्रांतीय किसान सम्मेलन है ना कितनी बार आयोजित हुआ? तो 3 बार आयोजित हुआ। पहला सम्मेलन 1929 में, दूसरा सम्मेलन 34 में और तीसरा सम्मेलन 35 में। पहला हुआ था सोनपुर में, सोनपुर जो पशुओं का जहां पर मेला लगता है, पशुओं का जहां पर बच्चों मेला लगता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा सम्मेलन गया में हुआ। कहां पर हुआ बच्चों? गया में। और तीसरा कहां पर हुआ? हाजीपुर में। तो पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन बच्चों, पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 में कहां पर हुआ? बिहार के सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में। दूसरा कहां हुआ? गया में। तीसरा कहां हुआ? हाजीपुर में। यह बताओ हाजीपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? हाजीपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे। भारत के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती जी ने की। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती जी ने की। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको राजर्षि कहा जाता है। और इसी दूसरे सम्मेलन में ही खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी भाग लिया था, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं। और तीसरा सम्मेलन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये वीआईपी क्वेश्चन है, ये वीआईपी क्वेश्चन, इसको अलग से लिखेंगे, है ना। तो बिहार में पहला किसान सम्मेलन, बिहार में पहला बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन सोनपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। इसमें कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन दूसरे वाले में लिखना है कि दूसरा सम्मेलन है ना गया में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। टंडन की अध्यक्षता में हुआ, अध्यक्षता में हुआ। और इसी में लिखना है कि इसी सम्मेलन में सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान ने भाग लिया था। अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान भी आए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भी शामिल हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भी शामिल हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तीसरा सम्मेलन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, सरस्वती की अध्यक्षता में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जमींदारी प्रथा को बिहार से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जमींदारी प्रथा को बिहार से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन से संबंधित, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन से संबंधित। किसी के दिमाग में ये आ रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान कौन है? कौन बताएगा?
बच्चों कौन बताएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खां कौन है? कौन मुझे बताएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खां कौन है? हाँ, कौन बताएगा बच्चों कि खान अब्दुल गफ्फार खां कौन है? चलो मैं आपको बताता हूं। कुछ भी लगे आपको कि सर ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता, एक एक बात को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में समझा देता हूं। खान अब्दुल गफ्फार खां, गफ्फार खां। देखो भाई, बात है 1930 की। 1930 में क्या है बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खां इंदिरा गांधी के हस्बैंड है। चलो देखो, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझिएगा कि जब भारत में शहर क्षेत्र में गांधी जी का रुतबा था, भौकाल था, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था, वहां पर मुस्लिम लीग ने अपनी कौम स्थापित कर रखी थी। मुस्लिम लीग कभी भी तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करती थी। मुस्लिम लीग कभी भी गांधीवादी विचारधाराओं को, है ना, तवज्जो नहीं देती थी, कभी भी तवज्जो नहीं देती थी। तो उस दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का श्रेय पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले पूरे क्षेत्र में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का श्रेय खान अब्दुल गफ्फार खां को जाता है। इसलिए इनको सीमांत गांधी कहते हैं। इन्होंने इसके लिए एक संगठन बना रखा था जिसका नाम था खुदाई खिदमत गार संगठन। इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा था जिसको कहते थे खुदाई खिदमत गार संगठन, जिसका मतलब होता है ईश्वर का सेवक। और जरूरत पड़ने पर इन्होंने चलाया था लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि इनके जितने भी खुदाई खिदमतगार संगठन के लोग थे वो सभी लाल कुर्ता पहनते थे, तो लाल कुर्ती आंदोलन। इन्होंने पश्तो भाषा में पख्तून पत्रिका निकाली थी, है ना, इन्होंने पश्तो भाषा में पख्तून पत्रिका निकाली थी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना। जब देश का बंटवारा हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खां कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। लेकिन भारत ने इनके बलिदान को याद रखा है। पहले गैर भारतीय या पहले पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। समझे क्या? तो यहां पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में बच्चों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम कहो सर ये कौन थे और उसके बारे में बता दे? ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ हम कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो लंबे समय से पढ़ा रहा है वही कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने पूछा उसके बारे में सब कुछ बता दिया, है ना। हर टीचर अपना जितना पढ़ के आता है उतना 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 बताता है कि हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। हाँ डिमोन जी, आज से क्लास उसकी स्टार्ट है आपकी हिमाद्री बैच की, है ना, और लगभग लगभग 2 महीने लगेंगे, 2.5 महीने लगेंगे, 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में गांधीवादी विचारधारा को, गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का श्रेय, गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का श्रेय, फैलाने का श्रेय किसको जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं मेरे भाइयों? सीमांत गांधी। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सीमांत गांधी। फिर इसके बाद इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया, खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया और संगठन बनाकर लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। तो लाल कुर्ती आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खां। फिर इसके बाद इन्होंने पश्तो भाषा में, इन्होंने पश्तो भाषा में पख्तून पत्रिका निकाली थी। इन्होंने पश्तो भाषा में पख्तून पत्रिका निकाली थी। पहले भारतीय या पहले गैर भारतीय
या पाकिस्तानी, पहले गैर भारतीय या पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, जिन्हें भारत रत्न मिला, जिन्हें भारत रत्न मिला। तो ये हो जाएंगे बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीमांत गांधी। ठीक है ना। रिव्यू मास्टर जी बेटा समर्पण बैच में तो सलेन सर ने आपको पढ़ाया है ना अच्छे से, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा। अच्छा ये बताओ, हमें बड़ा अजीब लगता है, आप लोग कहीं पर भी बैच लेते हैं, जितने भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं आप उनसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमारे यहां जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है आप शुरुआत में उससे पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर धीमे से आप हमसे कहते हैं सर आप भी पढ़ा देते तो मजा ही आ जाती। अरे भाई हमें ज्यादा हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े, इसीलिए तो मैंने अध्यापक लगा रखे, इसीलिए तो अध्यापक लगा रखे ताकि वो आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। लेकिन आप लोग इतने कलाकार हैं, उनका भी पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं सर अपना भी करवा दीजिए, हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आएगी, खान अब्दुल गफ्फार खां कौन थे, पूरी बात यहां तक क्लियर है ना, यहां तक तो सारी बात क्लियर है। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हम लोग ने यहां पर बात करी, और चंपारण सत्याग्रह के बाद अब अगले सत्याग्रह पर बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह हम लोग देखते हैं, जिसे कहते हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। गांधी जी का हम लोग दूसरा सत्याग्रह देखते हैं, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है। अब ये क्या था बच्चों, ये अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कौन था, बताइए क्या था, कोई बताए, कोई भी हमको बताए। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह क्या था, बहुत सिंपल सा है। गुजरात में फैल गया था प्लेग, और प्लेग जानते हो क्या होता है, प्लेग महामारी जो चूहों से फैलता है। अरे हाँ कि ना, पास्चुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से जब किसी को प्लेग होता है तो धीमे धीमे उसकी बॉडी पर काले काले निशान पड़ने लगते हैं, और जब व्यक्ति मरता है तो पूरा शरीर काला पड़ जाता है। इसलिए प्लेग को हम लोग काली मौत का रोग कहते हैं। इसे हम लोग प्लेग को क्या कहते हैं बच्चों, काली मौत का रोग। और प्लेग फैल गया था हैदराबाद में, तो हैदराबाद के निजाम कुली कुतुब शाह ने कहा था कि जब हैदराबाद से प्लेग महामारी समाप्त हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक इमारत का निर्माण करवाएंगे। और फिर निर्माण हुआ बच्चों, फिर निर्माण हुआ कौन सा, चार मीनार का। इसलिए चार मीनार को हम लोग प्लेग बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे कहो तो लिख दे, तो जो प्लेग होता है, प्लेग को काली मौत का रोग कहते हैं, प्लेग को काली मौत का रोग कहते हैं। और प्लेग इमारत कहा जाता है, प्लेग इमारत कहा जाता है चार मीनार को, प्लेग इमारत कहा जाता है चार मीनार को, जो कि कहां पर है, हैदराबाद में। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित, समझे ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। तो अगर आपसे कभी पूछ दे, अगर कभी आपसे पूछ दे कि प्लेग बिल्डिंग किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चार मीनार को कहा जाता है, याद रखोगे। चलो अगली कहानी पढ़ाई जाए। तो गुजरात में फैल गया बच्चों प्लेग, एक बार क्लास को शेयर कर दो, हम तो बहुत कम कहते हैं लेकिन कर दिया करो यार, हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गुजरात में फैल गया प्लेग, और चल रहा था वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के चलते कोई भी व्यक्ति है ना कारखाने में काम करने नहीं जा रहा था, और प्लेग फैल गया था तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कारखाने बंद नहीं होने चाहिए। तो अहमदाबाद में जो मिल के मालिक थे, जिनका नाम था अंबालाल साराभाई, और आप कहेंगे सर ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। जी हां, अंबालाल साराभाई के बेटे का नाम है विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का पिता कहते हैं। उस समय भी अमीर थे। तो अंबालाल साराभाई ने जितने भी मिल के मजदूर थे उनसे कहा कि अगर तुम हमारे यहां काम करोगे तो जितनी तुम्हारी सैलरी है उसको 50% बढ़ाकर, यानी 50% बोनस देंगे तुमको। तो जितने भी मजदूर थे वो बोले ठीक है भाई,
अगर ऐसी बात है तो हम कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मिल के मालिक अंबालाल साराभाई ने मजदूरों को उल्लू बना दिया 50% बोनस देने के नाम पर। और जब काम खत्म हो गया तो अंबालाल साराभाई ने बोनस नहीं दिया। तो जितने मजदूर थे वो सब अहमदाबाद मिल सत्याग्रह पर बैठ गए। गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी पहुंचे और सभी मजदूरों के साथ मिलकर क्या कर दिया भैया, अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। अब गांधी जी ने यहां पर अपनाया ब्रह्मास्त्र और गांधी जी सभी भूख हड़ताल पर बैठ गए मजदूरों के साथ। और यह गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हो गई भारत में। अंबालाल साराभाई ने गांधी जी से कहा कि हम तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% बोनस देंगे। कितने? 20%। लेकिन गांधी जी भी नहीं माने और जो मजदूर थे वो भी नहीं माने। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया साराभाई के सहयोग से, अनुसुईया साराभाई के सहयोग से अंत में 35% बोनस प्राप्त हुआ। मजदूर मान गए और इस 35% बोनस को हम लोग कहते हैं प्लेग बोनस। क्या कहते हैं? प्लेग, क्योंकि गुजरात में क्या फैल गया था? प्लेग। तो अंत में डील कितने में डन हुई बच्चों? 35% पर। ठीक है ना? चलो, तो क्या लिखेंगे? गुजरात में प्लेग फैल गया। गुजरात में प्लेग फैला। गुजरात में प्लेग फैला। मिल के मालिक अंबालाल साराभाई ने मजदूरों को 50% बोनस देने की बात कही। काम की समाप्ति पर 20% बोनस दिया गया, जिसके कारण गांधी जी ने मजदूरों के साथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए, ब्रह्मास्त्र समझा चुका हूं। ब्रह्मास्त्र मतलब जब भी कहा जाए गांधी जी का ब्रह्मास्त्र, तो वैसे हम लोग क्या कहेंगे? गांधी जी के ब्रह्मास्त्र की जैसे बात की जाएगी वैसे हम लोग क्या कहते हैं? किसकी बात की जाएगी? कहीं लिखा होता? हाँ, जैसे गांधी जी के ब्रह्मास्त्र की बात कही जाएगी तो आप समझ जाएगा उपवास की बात हो रही है, या तो किसकी बात हो रही है? भूख हड़ताल की। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे भैया। तो काम की समाप्ति पर गांधी मजदूरों के साथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना की। अनुसुईया साराभाई के सहयोग से, क्या बच्चों? अनुसुईया साराभाई के सहयोग से, अनुसुईया साराभाई के सहयोग से 35% बोनस मजदूरों को मिला। और इस बोनस को क्या कहते हैं? इसे प्लेग बोनस कहा जाता है। इसे प्लेग बोनस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना किसने की थी? अगर मैं कहूं कि अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर गांधी जी। और आपसे कहा जाए चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किसने की, तो भी आपका उत्तर क्या रहेगा? गांधी जी। ठीक है, तो किसके सहयोग से 35% बोनस मिला? अनुसुईया साराभाई सहयोग से। तो ये हो गया अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अब आज का अंतिम तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। अब आज का अंतिम और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, यह भी कब हुआ? 1918 में। याद रखिएगा, यह भी कब हुआ? 1918 में। अभी खेड़ा सत्याग्रह क्या था बच्चों?
कि गुजरात के खेड़ा में अकाल या सूखा पड़ जाने के बाद भी अंग्रेज किसानों से लगान वसूली कर रहे थे। गांधी जी की मुलाकात यहीं पर वल्लभ भाई पटेल से, विट्ठल भाई पटेल से, इनसे हुई और अंत में निर्णय यह लिया गया कि भैया जिसकी फसल अच्छी हुई है, जिसकी फसल अच्छी हुई है वो टैक्स दे देगा, जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है वो टैक्स नहीं देगा। समझ में आ गया? तो खेड़ा सत्याग्रह से कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो अहमदाबाद के बाद हुआ था। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे कि अकाल या सूखा पड़ने के बाद भी, अकाल या सूखा पड़ने के बाद भी अंग्रेज किसानों से लगान वसूल रहे थे। अंग्रेज किसानों से लगान वसूल रहे थे। अंग्रेज किसानों से लगान वसूल रहे थे। अंतिम निर्णय क्या हुआ? अंतिम निर्णय क्या हुआ? लगान वही देगा जिसकी फसल अच्छी हुई है, जिसकी फसल अच्छी हुई है। ठीक है, इस बात पर निर्णय हो गया। ठीक है, अब जरा सा कुछ CW की बात करते हैं। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारी चीजें। ठीक है ना? क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आई? तो अभी तक हम लोग ने यहां तक पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ VIP क्वेश्चन। अब हम लोग करने जा रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कुछ VIP क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहां पर समझने जा रहे हैं। जैसे गांधी जी की उपाधियां, जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों गांधी जी की उपाधियां। ठीक है, तो भाई देखते हैं गांधी जी की उपाधियां। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जल्दी बताओ, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा? गांधी जी को किसने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स? वन मैन बाउंड्री फोर्स, हिंदी में लिख दे, वन मैन बाउंड्री फोर्स। एक सेकेंड, हां, वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को किसने कहा था बाबा मलंग? बाबा मलंग। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन में इसकी पूरी बातें भी समझ लीजिए। जब सुभाष चंद्र बोस जापान की सेना के साथ भारत में प्रवेश करने वाले थे, जब सुभाष चंद्र बोस जापान की सेना के साथ भारत में प्रवेश करने वाले थे, तो उन्होंने रेडियो स्टेशन पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया कि मैं जापान की सेना के साथ आगे बढ़ रहा हूं, आप भी वहां पर आंदोलन को बरकरार रखिए और जीत हम ही लोगों की होगी। तो राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो गांधी जी को यह उपाधि कितनी दी थी बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स, जब देश का विभाजन नहीं हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हो, ये सब न्यू लोग हैं, ओल्ड लोग कहां हैं? अरे न्यू लोग हैं, क्योंकि न्यू बैच है, बिहार शिक्षक भर्ती का ये बैच है, इसलिए सब नए बैच बच्चे हैं। जब तुम्हारा क्लास पढ़ाएंगे तो तुम्हारे बैच के बच्चे आएंगे, है ना? हाँ, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो समझिएगा वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो क्वेश्चन बताइए कि आजादी के समय गांधी जी कहां थे? तो आजादी के समय गांधी जी थे बांग्लादेश के नोआखली में, पहले वो हमारा हिस्सा था, आपको पता ही है। तो जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को मारना पीटना शुरू किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, तो बिल्कुल कलकत्ता किलिंग के नाम से जिसको जाना जाता है, गांधी जी वहां पहुंचे और गांधी जी ने किसी भी हथियार का यूज नहीं किया और गांधी जी ने 2-3 भाषण दिए और सारी कलकत्ता किलिंग समाप्त हो गई। माउंटबेटन ये देखकर हैरान हो गए। माउंटबेटन कहते हैं कि हमने पूरी फोर्स लगा रखी थी जो ये खून खराबा नहीं रोक पा रही थी, और गांधी जी तो अकेले ही खड़े हो गए और अकेले ही काम कर दिया है। बात समझ आ रही है? अकेले ही काम कर दिया। तो क्या हो गया,
वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पुकारा गया है। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इनको कहा गया है। बाबा मलंग खुदाई खिदमतगार संगठन के लोगों द्वारा कहा गया। खुदाई खिदमतगार संगठन के लोगों के द्वारा, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां का खुदाई खिदमतगार संगठन जो था, उन्होंने गांधी जी को बाबा मलंग कहकर पुकारा है। बाबा मलंग कहकर पुकारा है। बताइए अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? यहीं पर अगला होता है देशद्रोही फकीर किसने कहा? देशद्रोही फकीर किसने कहा गांधी जी को? देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौट रहे थे लंदन के जेम्स पैलेस, लंदन के जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से एक आधा नंगा फकीर उतर रहा था, वो भी एक अजीब दृश्य था। ये कहा है किसने? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। और देशद्रोही फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। किसने कहा था बच्चों? फ्रैंक मोरिस ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। और इनको महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये तो बात बता ही चुके हैं। इनको महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनको बापू किसने कहा था? बापू। बच्चों गांधी जी को बापू कहकर किसने पुकारा था? बापू। तो इनको बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये गांधी जी की कुछ उपाधियां हैं जो मैंने बच्चों आपको बताई है। ये गांधी जी की कुछ उपाधियां हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को डेली बेसिस पे मिल जा रही होगी। पीडीएफ आपको मिल जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? तो आज के लिए हम लोग इतना सफिशिएंट रखते हैं और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और फिर इसके बाद स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी के बाद नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन। इन सबको पढ़ने के बाद सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना? तो ये सब हम लोग को देखना है। तो टोटल 10 क्लासेस होंगी बच्चों। टोटल कितनी क्लास होंगी? तो देखो मैं यहां पे लिखा भी हूं कि टोटल 10 क्लासेस होंगी और 10 क्लासेस में पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। लिखा देखो, सिर्फ 10 क्लासेस में पूरे नंबर मिलेंगे, है ना? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, एक एक क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा। और यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा पीआरटी के लिए, यानी कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 विद्यार्थियों के लिए अध्यापक बैच लॉन्च हो चुका है। पीआरटी के लिए यानी प्राथमिक के लिए बैच आपका 9 दिसंबर से प्रारंभ है और कक्षा 6 से 8 के लिए बैच आपका 10 दिसंबर से प्रारंभ है और 9 से 10 वर्ग के लिए 15 दिसंबर से बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है। पीआरटी बैच में आपको अगर ये फ्री क्लास का शेड्यूल है, डेली बेसिस पे 12 बजे से 3 बजे तक क्लास फ्री चलती है, इसको जरूर एंजॉय कीजिए। पीआरटी बैच की एक खास बात है, कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे? 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2.5 से 3 महीने में कोर्स हो जाएगा, 3 से 4 घंटे क्लासेस हैं, ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की अगर बात करें तो 3 बैच उसमें आए हैं। वो 3 बैच कौन से हैं? हिंदी भाषा, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। यदि इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो कक्षा 6 से 8 वाला हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए ये आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और अभी ये ऑफर पर बैच है, यानी कि अगर आप 15 दिसंबर से पहले बैच खरीदते हैं, 15 दिसंबर से पहले बच्चों अगर आप ये बैच खरीदते हैं तो पीआरटी यानी कक्षा 1 से 5 तक बैच की जो फीस है वो 799, जूनियर की जो फीस है वो 999, 15 दिसंबर के बाद 1499, 1999। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, 12 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। बिना कहे मैं क्लास शेयर करूं ना करूं, आप लोग आ जाया करिए और एंजॉय करेंगे। कल इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा चीजें पढ़ कर आइएगा। ठीक है।